नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग बंगाल राज्य के उदय के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बंगाल के उदय के बारे में, उसके बाद में बारी बारी से नवाबों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ लिया है। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्लासी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। प्लासी युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा और इसको हम युद्ध नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हो एक षड्यंत्र कहेंगे। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार होती है और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ पे और ज़्यादा अस्तित्व बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो नींव थी वो यहीं से पड़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आप सब हेडिंग डाल दीजिएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। क्या है, पहले हम इस शब्द को कह सकते हो, इसको थोड़ा हम परिभाषित कर लेते हैं। प्लासी क्या है? तो देखो, प्लासी नहीं है, पलाशी है। क्या है? पलाशी। आपने पलाश का पुष्प सुना होगा, तो ये वास्तव में पलाशी है, लेकिन इसको कहते 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 क्या कहा गया? प्लासी कहा गया। पलाशी क्या है? ये एक पुष्प है। पलाश आपने सुना होगा, पुष्प है। और इससे क्या बनता है? इनके फूलों से क्या बनता है? तो गुलाल। इनके फूलों से क्या बनता है? आप सब होली में जो गुलाल खेलते हैं वो पलाश के पुष्पों से बनता है, तो वही है प्लासी। वास्तव में क्या था? पलाशी, लेकिन बोला जाने क्या लगा? पलाशी। अच्छा देखो क्या है कैसे क्या युद्ध शुरू हुआ। तो मैंने पिछले वीडियो में जब सिराजुद्दौला के बारे में बताया था, तो वहां पे बताया था कि सिराजुद्दौला ने जो है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की थी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के साथ में। और उसमें कई उसने संधियां मानी थी। जैसे उसने माना था कि ठीक है, आप जो है जो दस्तक दिया गया था वो मान्य रहेगा। इसके अलावा जो कलकत्ता वाले क्षेत्र में है वहाँ पे अंग्रेजों का थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो कर वगैरह क्षेत्र था, ऐसे बहुत सी संधियां उसने मानी थी। जैसे फोर्ट विलियम वाला क्षेत्र उसने लूटा था, तो उसमें उसने बताया था मैं हर्जाने के रूप में कुछ 3 लाख रुपए दे देंगे। इस तरीके से उसने कई संधियां मानी थी। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव शांत रहने वालों में से नहीं था। उसकी पूरी नज़र थी बंगाल वाले क्षेत्र में कि किसी प्रकार से हमको बंगाल का विजय करना है, बंगाल को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है। और उसने जो है रणनीति ये बनानी शुरू कर दी। और सबसे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव के क्षेत्र में, मैंने पिछले ही बताया था वीडियो में कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसके उसमें अन्य कौन कौन से नाम जुड़ते हैं? तो एक तो मीर जाफर। मीर जाफर ये कौन था? ये सेनापति था। इसके अलावा राय दुर्लभ, ये भी सेनापति था, तो इसको हम सेना नायक कहेंगे। एक टुकड़ी का सेना नायक था। एक खादिम खां, इसके भी अंडर में एक सेना की टुकड़ी थी, तो सेना से संबंधित था। ठीक है। इसके अलावा घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये कौन थी? तो ये मौसी थी। और एक जगत सेठ, ये क्या थे? एक बैंकर थे, बंगाल के बैंकर। और एक प्रमुख नाम जुड़ता है अमीचंद। अमीचंद ये क्या था? ये धनी व्यक्ति था। अब क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने इन सभी को अपने पक्ष में मिला दिया। किसी न किसी को कोई ना कोई लालच जरूर दिया गया। जैसे सबसे मुख्य जो इसमें काम रहा है वो अमीचंद का रहा है। अमीचंद ने ही इन सबसे बात की। अमीचंद ने
जो है रॉबर्ट क्लाइव से बात की, कहा ठीक है मैं आपका साथ दूंगा, या मैं अपने नवाब जो सिराजुद्दौला हैं उनके विपक्ष में काम करूंगा आपके साथ में। शर्त यह है कि जितना भी नवाब के दरबार में जितना भी पैसा है, धन है, दौलत है, उसका 50% मैं लूंगा। किसने कहा? अमीचंद ने। और साथ ही साथ कहा मैं 30 लाख रुपए और लूंगा। कहने का तात्पर्य है कि 50% तो जितना धन होगा वो लूंगा और इसके साथ ही साथ 30 लाख रुपए और मैं लूंगा। ये बात कही अमीचंद ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वास्तव में मन में सोच रहा था कि मैं इतना धन अमीचंद को क्यों दूं। तो उसने 2 पत्र तैयार किए, एक श्वेत पत्र और एक रेड पत्र या लाल पत्र कह सकते हो, लाल पत्र। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 पत्र जो है तैयार किए, एक जो है श्वेत पत्र, एक लाल पत्र। और इसमें क्या कहा? श्वेत पत्र ये क्या था? ये वास्तविक था, मतलब ये वास्तविक था, और जो लाल पत्र था ये नकली था, नकली था। अब जो है भाई संधि इन लोगों से करनी थी इसको, रॉबर्ट क्लाइव को, तो 2 पत्र उसने तैयार कराए, एक श्वेत पत्र, एक लाल पत्र। श्वेत पत्र वास्तविक था, लाल पत्र था नकली। अब क्या था? लाल पत्र पे दस्तखत किसके करवा लिए? अमीचंद के। नकली वाले पे किसके करवाए? अमीचंद के, क्योंकि अमीचंद ने कहा था कि हमको 50% जो है उसका धन जितना होगा वो चाहिए 30 लाख रुपए। तो रॉबर्ट क्लाइव तो उनको देना नहीं चाहता था, तो इसलिए नकली वाले पत्र पे अमीचंद के संधि पे दस्तखत करवा लिए। जो असली था या कह सकते हो वास्तविक था, उस पे किसके करवाए? तो हम कहेंगे मीर जाफर के, मीर जाफर के, मीर जाफर के असली वाले पे कराए। और मीर जाफर से असली वाले कराए, उसमें कुछ संधियां रखी उसने। पहली संधि क्या रखी? कहा कि ये वास्तविक वाले पे हम बात करते हैं, तो पहली संधि उसने ये रखी कि 24 परगना देंगे। तो कलकत्ता के क्षेत्र में 24 परगना एक क्षेत्र था, तो वो वाला क्षेत्र का 24 परगनों पे अंग्रेजों का अस्तित्व होगा। दूसरा बताया कलकत्ता किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। और तीसरा कहा कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। कहा कि सिराजुद्दौला को हटा के हम नवाब किसको बनाएंगे? मीर जाफर को बनाएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग पुराने जुड़े हैं वो लगातार अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि क्यों मीर जाफर को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं और सिराजुद्दौला को क्यों गद्दी पर से हटाना चाहते हैं। तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि हम एक ऐसा नवाब बनाएं जो हमारा कठपुतली हो, क्योंकि दस्तक पे लगातार जो है सिराजुद्दौला विरोध कर रहा था। अब आपके दिमाग में होगा, जब इसने हर चीज मान ली थी तो फिर क्यों सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं? तो अंग्रेज चाहे अच्छा अच्छी मानिए, जैसे सिराजुद्दौला है, चाहे जितनी संधि कर लें, लेकिन आप उसके मामले में हस्तक्षेप करेंगे अंग्रेज, या कह सकते हो अंग्रेज अगर सिराजुद्दौला के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो सिराजुद्दौला तो ऑब्जेक्शन करेगा। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम ऐसे नवाब को बैठा लें जो कह सकते हो नवाब तो वो बना है, पूरा शासन प्रशासन व्यापारिक सिस्टम सब मैं संभालूं, ऐसा चाहते थे। इसलिए जो है मीर जाफर से कहा था कि मैं आपको जो है नवाब बना दूंगा। ये जो है संधियां वास्तविक वाले पे हुई थी। अब क्या था, इन दोनों पत्रों पर हस्ताक्षर होने थे किसके? इसके क्लाइव के, और क्लाइव के साथ एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था वाटसन। 2 व्यक्तियों के होने थे। तो क्लाइव ने जो है श्वेत पत्र पे भी किए और लाल पत्र पे भी किए। अब बात आती है वाटसन की, तो वाटसन ने नकली वाले पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिए, असली वाले पे तो उसने कर दिए। तो रॉबर्ट क्लाइव हमने बताया ना कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत लालसा था कि मुझे बंगाल जीतना है। इसके चलते इसने क्या किया, जो वाटसन का हस्ताक्षर था उसने क्लाइव ने ही अपने आप बना लिया, नकली ही बना लिया। नकली वाले पे क्लाइव वाटसन के भी हस्ताक्षर कर दिए। थोड़ी देर बाद जब अमीचंद ये वाला क्षेत्र, जब इधर जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसमें जीत जाते हैं सब ये, क्योंकि ये गद्दारी करेंगे सिराजुद्दौला के साथ, तो फिर अमीचंद को जो है रॉबर्ट क्लाइव मरवा देता है और अमीचंद की कहानी खत्म हो जाती है। बंगाल पूरा जो है अंग्रेजों के क्षेत्र में आ जाता है। तो अब कहानी कहाँ शुरू होती है? मैंने इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि ये सब जो है इनके विपक्ष में है, इनकी क्या संधियां हुई हैं उनके बारे में चर्चा मैंने की है।
इनको भी जितने अन्य लोग बचे हैं इनको भी कुछ ना कुछ लालच दिया गया था, आपको इतना क्षेत्र देंगे, आपको इतने पैसे देंगे, इस तरीके से पूरा इन पे सिस्टम बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी और इसमें सिराजुद्दौला ने कई संधियां मानी थी। अब क्या है, लेकिन कुछ संधियां ऐसी थी जो अंग्रेजों को भी माननी थी, अंग्रेज लगातार मान नहीं रहे थे और अंग्रेज ने उल्टा ही जो है, या रॉबर्ट क्लाइव ने उल्टा ही आरोप लगा दिया सिराजुद्दौला पे, कहा कि तुम जो है हमने अलीनगर की संधि कराई थी वो तुम मान नहीं रहे हो, और हमला कर दिया। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। जब हमला किया तो लगभग में तारीख थी वही 12 जून की तरफ, 12-13 जून का समय था, चलो हम 12-13 जून कर देते समय था। और कटरा या कटरा का क्षेत्र, कटरा उस समय क्या बोला जाता था, तो ये मुर्शिदाबाद जो हमने बताया था राजधानी थी, उसका प्रवेश द्वार बोला जाता था कटरा, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जब यह बात पता चली सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला ने कहा सेना तैयार की जाए, और अंग्रेजों की इतनी हिम्मत, मैंने संधि की थी, उस उल्टा हमें पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम संधि नहीं मान रहे हो, आक्रमण किया जाए। अब क्या है, आक्रमण क्या किया जाए, अब समझ लो 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला के पास और अंग्रेजों के पास 3200। अच्छा, अब आप नेचुरली तरीके से समझिएगा कि एक तरफ 50,000 आदमी है, एक तरफ जो है 3200 है, कौन जीतेगा? तो साधारण सी बात है कि 50,000 वाले जीतेंगे, लेकिन ऐसा इस युद्ध में नहीं हुआ। इस युद्ध में जीते 3200 वाले लोग, अंग्रेज लोग जीते। क्यों? क्योंकि इधर आप सब देख रहे हो, ये हैं गद्दार लोग। कहीं ना कहीं इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ साथ भारत के साथ भी गद्दारी की, और अगर उस समय जो है ये लोग साथ दे देते सिराजुद्दौला का, तो आज शायद अंग्रेज अपने यहाँ नहीं होते। कौन होता फिर? फ्रांसीसी होते। लेकिन वो कंडीशन दूसरी होती, फ्रांसीसियों को भी भगा दिया जाता। तो हम ये बात कर रहे थे, इनकी गद्दारी की वजह से भारत जो है इतने दिन जो है अधीन रहा है अंग्रेजों की। अब क्या होता है, युद्ध शुरू होता है कब? 23 जून 1757 को। और इसमें 2 नाम आपको याद रखना है, मीर मदान और एक अगला नाम मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल, ये 2 लोग जो है लगातार डटे रहे सिराजुद्दौला के साथ, खूब अच्छे तरीके से सामना किया। अब देखो, आपको एक और रोचक कहानी बताएं। मीर जाफर जो है अपनी जो टुकड़ी लिए, या फिर जो राय दुर्लभ अपनी टुकड़ी लिए थे, खादिम खां अपनी जो टुकड़ी लिए थे, वो सब देख रहे थे, देखें कि पहले जो है सिराजुद्दौला वाली टीम जीतेगी या जो है ये अंग्रेजों की टीम जीतेगी। जिधर से जीतेंगे हम उधर मिल जाएंगे, कहेंगे वाह हमने जिता दिया युद्ध। क्योंकि भैया इसको भी तो शक था कि इधर 50,000 लोग हैं, इधर जो है 3200 हैं, तो हो सकता है सिराज जीत जाए, क्योंकि भाई इतने ही तो इनके विपक्ष में हैं, और भी तो लोग हैं, मीर मदान हो गए, मोहनलाल हो गए, ये सब बहुत ही जैसे पराक्रमी जो है वो योद्धा थे। तो भैया डर तो मीर जाफर को भी था, लेकिन जब उसने देखा कि लगातार जो है मीर मदान और मोहनलाल संघर्ष कर रहे हैं और अंग्रेजों को खदेड़ रहे हैं, तो उसने सोचा कि यार हमको लगता है सिराजुद्दौला हारेगा नहीं। तो उसने सिराजुद्दौला, क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला युद्ध लड़ रहा था, उसके पहले मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान ने धीरे धीरे सेना अपने पीछे खिसकनी शुरू की, या पीछे जो है बढ़ानी शुरू की। तो सिराजुद्दौला ने कहा, मीर जाफर ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी सेना को पीछे क्यों ला रहे हो? तो मीर जाफर ने कहा, राजन अंग्रेजों का अपनी तरफ जो है ज़्यादा जो है आक्रमण होता जा रहा है, तो हमको करना पड़ेगा, ये रणनीति है हमारी कि पहले इनको इधर लाएं फिर इन पे एकदम से आक्रमण कर देंगे। तो सिराजुद्दौला ने समझा कि यार सेनापति है तो उसकी कुछ कूटनीतिकता होगी, इसके चलते तो उनको मना कर रहे। कहा ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेज जो है, भाई ये लोग लड़ नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे अंग्रेज जो है जो बंगाल वाले क्षेत्र में सैनिक थे उनको मारना शुरू कर दिए। तो अब जो है भगदड़ मच गई। अब जो है मीर जाफर जाता है
सिराजुद्दौला के पास, कहता है कि राजन या नवाब साहब, आप जो है जाओ दरबार में चले जाओ या फिर उस महल में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सेना हम संभालेंगे, तुम टेंशन ना लो। मीर जो सिराजुद्दौला था उसने विश्वास किया मीर जाफर पे कि ठीक है हम जा रहे हैं। और जब यहाँ से सिराजुद्दौला भाग गए तो सेना को पता चला कि जो राजा हैं या नवाब हैं वही भाग गए, तो वहाँ भगदड़ मच गई। धीरे धीरे अंग्रेज पूरा जो है अंग्रेज चले आए। अब क्या होता है, जब जो सिराजुद्दौला है ये महल में आके छिप जाता है या वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि मीर जाफर ने भेजा था, तो फिर मीर जाफर का एक पुत्र था मीरन, मीर जाफर का पुत्र था मीरन, उसने मोहम्मद वेग को भेजा कि जाओ, अब जो है मौका बहुत अच्छा है, जाओ सिराजुद्दौला की हत्या कर दो जाके। मीर जाफर का पुत्र मीरन और मोहम्मद बेग ने मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और इस प्रकार से जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसकी हत्या हो जाती है। अब नवाब कौन बैठेगा गद्दी पे, तो मीर जाफर बैठेगा। तो ये कहानी रही है प्लासी के युद्ध की। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो पहला तो परिणाम ये हो गया, देखो ये जो है कह सकते हो, जब आप और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कभी, आप हो सकता है अगर आपने खूब मेहनत की होगी तो पीसीएस मेंस देंगे या आईएएस का मेंस देंगे, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लासी युद्ध के परिणाम क्या रहे, इस तरीके से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो परिणाम क्या रहे, तो एक तो यही है कि यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। अभी तक ब्रिटिशों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हम क्षेत्र युद्ध जो है जीत लेंगे, और जीत गए। अंग्रेजों का जो या ब्रिटिशों का जो कह सकते हो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान पर था, इतना जो है कॉन्फिडेंस आ गया, अब फ्रांसीसियों को भी भगा देंगे यहाँ से, इस तरीके से। तो पहला हम क्या बताएंगे परिणाम हुआ कि यहाँ पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। इसके अलावा और क्या हुआ, तो यहाँ पे जो नवाब था वो नवाबी जो है खत्म हो गई, वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। भाई के पाड़िक्कर ने कहा है कि बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने नवाब की नवाबी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया, ये समझ लीजिए। तो भैया नवाब नवाब अब किसका बन गया, जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसका नवाब किसका बन गया है, कठपुतली, अंग्रेजों का कठपुतली बन गया है। जो इतना हमने बताया था बंगाल क्षेत्र उपजाऊ था, वहां पे अब पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और यहाँ पे अंग्रेजी शासन का सीधे अस्तित्व हो जाता है। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि 23 जून 1757 के बाद यहाँ पे जो है मध्यकाल की या मध्य युग का समाप्त होता है और आधुनिक काल शुरू हो जाता है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, क्या यदुनाथ सरकार ने जो कहा है कि मध्य युग का समाप्त हुआ या प्लासी के युद्ध के बाद मध्य युग का समाप्त हुआ और आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, क्या यह कथन उचित है, यह सत्य है, या आप इसके बारे में क्या समझते हैं, या आपके इसके बारे में क्या राय है? इस तरीके से भी प्रश्न बने हैं। तो क्या आप मानेंगे कि यहाँ से जो है मध्य युग खत्म हो गया और आधुनिक काल शुरू हो गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा चलो, मेरी जो आदत रही है एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करा देता हूँ, तो हो सकता है जो आपके डाउट हो वो पुनः जो है सही हो जाए। तो देखो, मैंने ये बताया था ये युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, कुछ लोगों को या जो जितने भी बंगाल के मेन लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था लालच देके। इसमें मीर जाफर को सेनापति जो था राय दुर्लभ था, खादिम खां थे, घसीटी बेगम थे, जगत सेठ थे, अमी चंद थे, इनको कुछ ना कुछ लालच दिया। इसमें अमी चंद का मुख्य नाम जुड़ता है क्योंकि इनको जो है अंग्रेजों के साथ एक संधि इन्होंने की थी। उसमें कहा था कि आप हमें 50% जितना दरबार से रुपया मिलेगा या जितना धन रुपया मिलेगा बंगाल से, वो 50% लेंगे प्लस 30 लाख रुपए और लेंगे। तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव देना इनको नहीं चाहता था। उसने 2 पत्र तैयार किए थे, श्वेत पत्र और लाल पत्र। श्वेत पत्र पे वास्तविक था और लाल पत्र नकली था। नकली वाले पे अमी चंद के और वास्तविक वाले पे मीर जाफर, क्योंकि वही अगला नवाब बनेगा ना, तो उससे असली करवाए थे। उससे कहा था मीर जाफर से कि आप हमें 24 परगना देंगे, कलकत्ता वाला क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाएगा और हम तुम्हें नवाब बना देंगे। इस तरीके से ये सब जो है संधियाँ की थी। इसके बाद में क्या होता है, ये लोग जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पे उल्टा आरोप लगा के कि तुम जो है अली नगर की संधि मान नहीं रहे हो, आक्रमण कर देते हैं। और जो
13-14 जून को कटरा वाला क्षेत्र जो है अंग्रेज जो कब्जा कर लेते हैं। जब ये बात पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो वो आक्रमण करने पहुंचता है और कहता है कि आक्रमण करिए। अब सिराजुद्दौला की तरफ सेना थी 50,000, अंग्रेजों की तरफ थी 3200। और अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, आपने एक नाम सुना होगा राजीव दीक्षित जी का, बहुत बड़े एक विद्वान रहे हैं। कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं उनकी हत्या कर दी गई, अब क्या है वो नहीं, मुझे नहीं पता है। परंतु राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि जब हम ब्रिटेन गए तो वहाँ पे जो ब्रिटेन की लाइब्रेरी थी वहाँ पे मैंने एक पत्र पढ़ा। वो पत्र था रॉबर्ट क्लाइव का। उसने कहा कि मैंने प्लासी को युद्ध को चुटकियों में जीत लिया, मेरे पास तो सिर्फ 300 सैनिक ही थे। वहां पे दुष्चक्र जो कितना हुआ है, 300 सैनिकों का हुआ है कि मेरे पास सिर्फ 300 सैनिक थे और मैंने पूरा जो है बंगाल क्षेत्र जीत लिया। ये जो है राजीव दीक्षित जी बताते हैं, कहते हैं कि वहां पे पत्र है रॉबर्ट क्लाइव का, उसके माध्यम से। तो मैंने ये बताया था 50,000 इधर थे, 3200 इधर थे। अब क्या होता है, इसमें सिराज जो है हार जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर आपके नाम लिखे हैं, ये जो है इनके कह सकते हो दुश्मन बन गए हैं कहीं ना कहीं। कह रहे चेहरे पे अपने और पीछे जो है सपने वाला हाल है। अब देखो क्या है, इस तरीके से फिर ये युद्ध हार जाते हैं, प्लासी का युद्ध, और फिर यहाँ पे बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का वर्चस्व हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग नवाब आगे नहीं बैठा लेंगे, नवाब गद्दी पे बैठा लेंगे। तो नवाब तो बनते रहेंगे, लेकिन पूरा अस्तित्व या कह सकते हो पूरी शासन की बागडोर, व्यापारिक बागडोर, वो सब जितना भू राजस्व वो सब जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गया है। इसके बाद में मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर मीर कासिम बैठता है। इस तरीके से जितने भी नवाब बैठते हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।